इशारा कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय। अभी आपके सामने खड़े हैं महाराष्ट्र से एक मराठा भाई और पानीपत की धरती पर आए हुए हैं वो, जो कि पानीपत के एक ऐतिहासिक गांव लोहारी के अंदर आज गुरु ब्रह्मानंद जी के मंदिर की जो छत है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। ये देखिए आप, गुरु ब्रह्मानंद जी का मंदिर है। तो यहाँ पे खड़े हुए हैं अपना जो जय शिवराय मराठा भाई। भाइयों, जय शिवराय, जय शंभूराज। कृपया अपना एक बार परिचय दें। जय शिवराय भाइयों, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ अपने रामनारायण जी से भाई से मिलने और अपने पानीपत के जो सब रोड मराठी भाई है उनसे मिलने के लिए आया हूँ मैं। मेरा नाम प्रणय पटारे पाटिल है और मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर, जिसका पहला नाम अंबिका नंबर अहिल्या देवी नगर ऐसा था, फिर बाद में अहमदनगर हो गया। पुराना जो इतिहास है वो ख़त्म होने के ऐसी साजिशें बहुत रची जा रही है आजकल। तो आज मैं पानीपत के ऐसी भूमि पर आया हूँ जो हमारी कर्म भूमि, युद्ध भूमि जिसे माना जाता है, जिसे पांडवों ने बनाया है पानीपत को। कुरुक्षेत्र हो, ये सब हमारे महाभारत के एरिया है ये सब। तो आप यहाँ पहुँचे कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हम एक बार। क्या होता है ना, सबसे पहली बात, जो अपना खून होता है, जो अपना होता है, उससे आप अपने आप खींच के भी आ जाता है और उसको मिलाने के लिए जो कुछ पॉजिटिव जो एनर्जी रहती है वो अपने आप मिल जाती है, मेरा ऐसा कहना है। और जो हमारे बांधव है, जो हमारे महाराष्ट्र के बांधव है, उनके थ्रू से मैं आज हमारे भाई रामनारायण जी से मिला, जो हमारे रोड भाई मराठा है, सबको मालूम है, महाराष्ट्र में मालूम है। मतलब उनका जो योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था स्वराज्य में, हिंदवी स्वराज्य में बहुत बड़ा योगदान था। जो पानीपत के तीनों युद्ध हुए सब में हमारे रोड मराठी भाई थे। तो आप शाम को मुझसे एक बात कह रहे थे कि यहाँ पे तांदुल कौन सा रहता है। अभी आप अपने जितने भी आपसे जुड़े हुए भाई हैं उनको तांदुल के बारे में बताएं कि अपना तांदुल का क्षेत्र कैसा है, और जहाँ पे आपके अपने मराठा भाई आज स्वराज्य कर रहे हैं इस भूमि पर, जहाँ पर शिवाजी महाराज के समय में अपना कुछ भी नहीं था, आज जो अपने बचे हुए मराठा जो पानीपत के युद्ध में बचे थे, उन्होंने यहाँ पे जंगल में मंगल कैसे बनाया, उसके विषय में दो बातें आप कृपया ज़रूर बताएं। भाइयों, यहाँ देखा जाए तो ये सब हरियाली आपको ये दिख रही है, सब तांदुल यानी धान जो बोलते हैं हरियाणा के भाषा में। इधर यही ज़्यादा, मतलब यही ज़्यादा पिकाते हैं, यही तांदुल और गन्ना यही ज़्यादा पिक ले जाता है मौसम की वजह से। और इधर कैसा है, पानी की कोई कमतरता नहीं दिख रही मुझे, जैसे महाराष्ट्र में थोड़ी बार रहती है, चलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हरियाली, इतनी हरियाली, इधर पानी की कोई कमतरता नहीं। जो किसान है इधर का, किसान बहुत ही खुश है। आज का इधर का किसान आप देख सकते हैं, ऐसे हरियाली देख के बहुत खुश है। और बासमती तांदूल हो, बहुत सारे प्रकार है उसमें, अनेक ही प्रकार है। उसमें से ज़्यादा वो जलता है बासमती तांदूल, जो इधर बहुत वो लगाते हैं लोग, ऐसी बात है। और जो हमारे रोड मराठी भाई थे, उन्होंने इधर जंगल में मंगल ऐसा किया कि पानीपत के युद्ध में जो बचे हुए मराठा थे, तो वो उन्होंने अपना वास्तव्य इधर ही, इन्होंने इधर ही ये कर दिया, इधर ही वास्तव इनका पूरा इधर ही टिके रही है, ये हिले नहीं यहाँ से। ऐसे मर्द मावड़े हमारे मराठे थे। जब आपने सुना पहली बार कि पानीपत में अपने मराठा भाई हैं, तो आपके मन में ख्याल ज़रूर आया होगा कि कभी मैं उनसे मिलूं। तो जब आप पहली बार अभी मिले तो क्या आपके मन में भावना थी, कि मतलब खुशी थी, या फिर आपके मन में किस प्रकार का विषय बना कि जब आप पहली बार अपने पानीपत के मराठा भाइयों से मिले, उसके बारे में भी अपने साथियों को बताएं। मैं सोच रहा था कि हमारे महाराष्ट्र में मराठे है, पर ऐसा नहीं है। मराठों ने पूरे अटक से तटक तक, कटक तक डंका बजाई। तो हमारे मराठा भाई का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारे मराठा हो सकते। जब मैंने पहली बार सुना था, हाँ भाई हमारे मराठे है, इस एरिया में हमारे मराठे है, तो कुछ दिनों के बाद मुझे उनका कनेक्शन, कांटेक्ट भी मिल गया। और मैं बहुत उत्सुक हुआ इनके मिलने के लिए, क्योंकि हमारे भाई है, हमारे खून के। तो आपका इधर इधर आप क्या काम करते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि चंडीगढ़ में या फिर मोहाली में आप। मैं चंडीगढ़ में, मोहाली में जॉब करता हूँ, IT कंपनी में हूँ अभी। अच्छा अच्छा। 6 महीने हुए मुझे पंजाब में। तो 6 महीने में जैसे लॉकडाउन था, आपके ऊपर कोई असर नहीं था क्या लॉकडाउन का?
जी लॉकडाउन में तो मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम चालू है, जैसे रूम पर ही चालू है, वैसे बाहर नहीं जाते निकलते ज़्यादा। बस वही रूम पे ही सिस्टम वगैरह दिए कंपनी में, बस वही से ही काम चला लेते। और कोरोना से इधर कोई डर तो नहीं है आपको? अरे डरते हो, ये जो कायर होते हैं, पहली बात हम तो मराठा है, दुश्मन की छाती पे झंडे गाड़ के ही चले जाते हैं। ये तो आपने सही बात बोली। कोरोना वोरोना से नहीं डरने वाले हम। है आपकी वो बीमारी है, लेकिन जो आप सेफ्टी जितना रहेंगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। तो इधर हरियाणा और महाराष्ट्र में कोरोना में काफ़ी फर्क दिखा कि नहीं आपको? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही है राम नारायण जी ने। महाराष्ट्र में ना कोरोना बहुत ही पेशेंट बढ़ रहे हैं। मैंने 2-3 बार पहले लाइव भी किया था इस पे, कोरोना पे। सबको अपने अपना ख्याल रखना चाहिए पहली बात। हरियाणा में इतना नहीं लग रहा है, लॉकडाउन है लेकिन लगता नहीं है लॉकडाउन है जितना महाराष्ट्र में चालू है। अपने मुंबई में बहुत चालू है, पुणे में, नासिक में। अच्छा, तो मेरे मित्र आपसे एक सवाल और करता हूँ मैं। आपने पानीपत के विषय में किसी कार्यक्रम के बारे में पता है? पानीपत में क्या क्या हाँ, कार्यक्रम होते हैं? पानीपत जो 14 जनवरी को जो महायुद्ध हुआ था, वो दिन शौर्य दिन माना जाता है। और शौर्य दिन को हमारे पानीपत में जो उनका जो स्मारक बना है सभी मावड़ों का, वहाँ पे नमन करने के लिए हमारे सब रोड मराठे भाई वहाँ सब एक दिन के लिए मिल जाते उनको नमन करने के लिए। और महाराष्ट्र से भी बहुत सारे हमारे मावड़े आते हैं इधर। और जो हमारा शिव जयंती होता है, शिव जयंती बहुत उत्साह से इधर मनाई जाती है। पहली बात, शिव जयंती, माँ जिजाऊ साहब की जयंती बहुत उत्साह से मानी जाती है। और राम नारायण जी है और बाकी मावड़े हमारे रोड मराठे भाई सब शिव जयंती के लिए राज्याभिषेक के लिए महाराष्ट्र में आते हैं, रायगढ़ किले पे। तो आप 14 जनवरी को या 12 जनवरी को मतलब उस कार्यक्रम के लिए आप कभी आए हो कि नहीं आए आप, या आपने लोगों से ही सुना है? जी मैं तो अभी पहली बार आया हूँ पानीपत में, ऐसी है। और मैं इसके बाद जो हमारा इतिहास है उसके लिए तो आना ही पड़ेगा। जी जी। हाँ, अभी आज से मैं तो आता ही रहूंगा, क्योंकि हमारे भाई मिल गए हैं और जो हमारी कर्म भूमि, युद्ध भूमि है ये, यहाँ तो आना ही रहना पड़ता है। ऐसी बात है। देखा जाए तो धूप भी बहुत है इस एरिया में, पसीना भी बहुत आ रहा है। पहली बात, आप जब महाराष्ट्र से निकले या महाराष्ट्र से चलने की आपने कोशिश की तो आपको लगा होगा नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। आपने सोचा होगा जरूर। हाँ, तो यहाँ आने के बाद फिर क्या लगा आपको? बारिश जरा कम ही लग रही है लेकिन धूप बहुत है और गर्मी बहुत है, मतलब पसीना पूरा छूट ही छूट रहा है। ऐसी बात है। जब आप दिसंबर या जनवरी के महीने में इधर आओगे तो आपको जो ठंड रहती है ना, हाँ, हाँ, वो ठंड भी ताबड़तोड़ ही मिलेगी। हाँ, 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 ये भारत भूमि है और ऋतुओं का देश है। हाँ, हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऋतुएं, 6 ऋतुएं इसी देश के अंदर हैं। हाँ, तो आज के समय में भी अभी ऐसा क्षेत्र है भारत के अंदर जहाँ पे बर्फ गिर रही है, और आज ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ से आप गर्मी में खड़े हो। नॉर्थ इंडिया हो, पूरा साउथ हो, वो आज गर्मी से जूझ रहा है। हाँ। लेकिन उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड, जो जम्मू कश्मीर है, ये सभी के सभी अभी भी ठंड में बहुत ठंड का आनंद उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई प्रकृति की बात, और मैं आपको थोड़ा सा इधर गांव का भी थोड़ा दृश्य दिखाता हूँ। ये जो आपको सामने में जो गांव दिखाई दे रहा है ना, ये अपना पानीपत डिस्ट्रिक्ट का लोहारी गांव है। और कई भाइयों ने मुझे बताया था कि भैया आप पानीपत के विषय में लाइव आओ, तो पानीपत के विषय में लाइव आओ और पानीपत के बारे में बताओ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पानीपत, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा गांव नहीं अपने जो रोड मराठा समाज के हैं। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर केवल और केवल 14 से 15 ही गांव हैं, और सबसे ज़्यादा लोग करनाल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आबादी है। फिर कुरुक्षेत्र रहता है, उसमें भी काफ़ी आबादी है। और कैथल, जो पुराणों में उसका नाम कपिस्थला है, जिसको हम कैथल बोलते हैं। तो दोस्तों, कैथल में भी अपने गांव की तादाद बहुत ज़्यादा है, और यहाँ की आबादी लगभग 7.5 लाख है। उसमें से 1 लाख युवा अपने विदेशों में सेटल हैं।
अमेरिका में आज के दिन सबसे ज़्यादा अपने रोड मराठा बच्चे रहते हैं, उनके कारोबार हैं। 80% बच्चे अभी भी जॉब पे हैं और 20% लोगों के अपने खुद के काम चालू हो गए, चाहे उन्होंने चाय का मैकडी का काम चालू किया हो या फिर कोई और काम चालू किया हो, चाहे छोटी मोटी शॉप डाली हो। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि अपना जो रोड मराठा समाज है वो पीछे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे सिख लोग भारत से पलायन कर गए थे 1984 के अंदर जब दंगे छिड़े थे, तो उसके बाद सिख लोगों ने यहाँ से भागना उचित समझा और बब्बर खालसा की कमर टूट गई थी, देशद्रोह खत्म हो गया था, भारत सरकार ने खालिस्तानियों को गोलियां मार मार के भगा दिया था। वैसे हमारा देश बहुत अच्छा है, कोई गोली नहीं मारना चाहता, शांति से समझाते हैं। लेकिन फिर भी जो वो खालिस्तानी लोग थे उन्होंने अपनी सेना की 2 टुकड़ियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस ऑपरेशन को ब्लू स्टार नाम दिया था और चारों तरफ से घेर के उस जो आज का स्वर्ण मंदिर है उस पर हमला किया था, क्योंकि उसके अंदर छुपे हुए थे बहुत सारे बम ब्लास्ट करने वाले और गोलियां बारूद रखने वाले लोग जो देशद्रोही थे और दिल्ली तक पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरह हमें भी खालिस्तान चाहिए। तो ये थी इतिहास की बात। और दोस्तों, अपने जो अभी बच्चे हैं वो विदेशों में बहुत अच्छे से सेटल हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, हाँ मराठा जी, आपने रात को एक बात पूछी थी, आपने बोला था कि खेल जगत में, खेलों में भी अपने हरियाणा के जो रोड मराठा समाज के लोग हैं वो काफ़ी आगे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1947 से आज तक अपने छोटे से समाज जो अपने बहुत बड़े समाज से टूट कर बिखर कर अभी हरियाणा में जो सेटल हो गया था, उस समाज के लोगों ने 1947 से आज तक 5 अर्जुन अवार्ड प्राप्त किए हैं भारत सरकार से और 3 भीम अवार्ड प्राप्त किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो मनोज बॉक्सर रहते हैं वो अपने मराठा समाज से हैं। नीरज चोपड़े जो जैवलिन थ्रो में पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं वो भी अपने मराठा समाज से ही बिलोंग करते हैं। लड़कियों की बात आई तो पानीपत के ही एक गांव से, जैसे नीरज चोपड़े वो भी पानीपत से ही हैं। और नैना कैनवाल, उन्होंने कॉमनवेल्थ में अभी पिछले साल की बात है जब वो हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और भारत का मान सम्मान बढ़ाया था। मिंका करके एक छोटी लड़की है बॉक्सिंग में जिसने अपने वेट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और भारत को एक और सोने का मेडल उसने दिलाया था। तो ये थी बात। और कुश्ती के क्षेत्र में आए तो अभी मोनू पहलवान अपने पानीपत जिले से ही है, गांव कुराना से, उसने मोनू पहलवान ने भी पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। और कुश्ती के क्षेत्र में आज वो महाबली और भारत केसरी कहलाते हैं, हिंद केसरी पहलवान मोनू पहलवान, वो भी अपने ही मराठा समाज से आता है। और भी ऐसे गुमनाम और योद्धा अपने जो हैं वो बहुत सारे हैं जिनका महाराष्ट्र के लोगों को आज कुछ भी मालूम नहीं। महाराष्ट्र के लोग केवल अभी तक महाराष्ट्र और मराठी में ही उलझे हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आपसे बिछड़कर कितने लोग दूसरी स्टेटों में सेटल हो गए, वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन अभी भी शिवाजी महाराज और अपने योद्धाओं के रक्त को, अपने संस्कारों को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। तो ये अपना यहाँ की संस्कृति है। तो दोस्तों, इंसान कहीं भी चला जाए, उसका रक्त, उसकी जो गुण रहते हैं जो उनके पूर्वजों से उसे प्राप्त होते हैं वो कभी नहीं बदलते। हाँ, ये बात सही कही, मुझे भी यही बोला। इंसान कहीं पे भी चला जाए, कितना भी समय उसको हो जाए, लेकिन उसके जो गुण सूत्र रहते हैं, हाँ। जो उनके पूर्वजों का जो रक्त उनकी रगों में दौड़ता है, हाँ। उनका वो स्वभाव, उनकी वो जो उनकी क्वालिटी होती है वो कभी नहीं जाती। हाँ। चाहे कीचड़ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब कमल खिलता है तो वो अपनी आभा अपने साथ लेके आता है। तो दोस्तों, हमारा भारत वीरों की भूमि है और इस भूमि में इस धर्म की रक्षा के लिए जो मराठाओं ने योगदान दिया, उसके बाद जो पानीपत में जो बहुत बड़ी हानि हुई मराठा समाज की, वो हानि
पूरे देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए लाभ में बदल गई। मराठों का रक्त जाया नहीं गया। मराठाओं के रक्त ने इस देश को एक नई पहचान दी। अहमद शाह अब्दाली अपने जीवन में जीने के लिए, तड़पने के लिए अकेला ही बच गया। हालांकि मराठा लोग बहुत ज़्यादा शहीद हो गए थे, उनका बलिदान बहुत ज़्यादा था, उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपने से 3 गुना अब्दाली के सैनिकों को मार गिराया था। 3 गुना अपने से ज़्यादा अब्दाली के सैनिकों को मार गिराया, और उसमें अहमद शाह अब्दाली के अपने खुद के बेटे, खुद के दामाद, खुद के उसके मामा, खुद के उसके छोटे भाई, बड़े भाई, पूरे उसके रिश्तेदार इस युद्ध में स्वाहा हो गए थे, मराठों के हाथों मारे गए थे और नर्क में वो चले गए थे। तो दोस्तों, इस धरती की रक्षा के लिए मराठे 2000 किलोमीटर दूर से पानीपत लड़ने आए। उनको आभास नहीं था यहाँ कितनी ठंडी पड़ती है। उस कड़कती हुई ठंडी में सबसे पहले वो ठंड के कारण वो बीमार होकर बेचारे बहुत सारे योद्धा तो पहले ही मर गए, बहुत सारे घोड़े मारे गए, और भूख के कारण वो 10 दिन तक भूख और जिंदगी के साथ लड़ते रहे। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के साथ आमना सामना हुआ। जब भूख और मौत उनके सामने खड़ी थी, तब वो अहमद शाह अब्दाली के सामने सीना तान के खड़े थे कि भारत मेरा है और इस भूमि के लिए हम अपने रक्त का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। तो नमन करते हैं हम ऐसे महान योद्धाओं को, ऐसी भूमि को, इस भारत भूमि को। इसके हर क्षेत्र में बहुत योद्धा पैदा होते हैं। तो आप अपने महाराष्ट्र के मराठा भाइयों के लिए, पानीपत के मराठा भाइयों की तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हो तो कृपया 2 बातें भी आप रखें। मराठा जी बोलिए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो अभी व्यवहार है वैसे ही आगे रखना चाहिए, संबंध जुड़ के रखना चाहिए। संबंध में काफ़ी अभी दूरी बन गई है। हाँ। सबसे पहले अपने जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके अंदर एक मानसिकता छा गई कि मराठी भाषा तो बोलता नहीं है, मराठा कैसे हो गया। नहीं, मराठी भी बहुत अच्छी से बोल लेते हैं। पहली बात ऐसा नहीं है, ये खानदानी मराठी रक्त है, ये मराठी ही बोलते हैं। ये तो बस आपको सबको समझने के लिए हिंदी में ही बोल रहे हैं। जो हिंदी हमारी तो राष्ट्रभाषा है। पहली बात, कुछ न कुछ तो ऐसी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो हर मनुष्य तक, भारत के हर एक इंसान तक, एक दूसरे तक वो एक कड़ी का काम करे। जैसे चैन हो जाती है ना, तो उसका काम केवल हिंदी भाषा ही कर सकती है। हाँ। बाकी जितनी भाषाएं हैं वो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी बोली जाएगी, गुजरात में जाएंगे गुजराती बोली जाएगी, बिहार में जाएंगे तो बिहारी भोजपुरी बोली जाएगी, अगर अपन इधर बंगाल में निकलेंगे तो बंगाली बोली जाएगी, पंजाब में आएंगे तो पंजाबी बोली जाएगी, कश्मीर में जाएंगे डोंगरी बोली जाएगी, केरला में तमिल तेलुगु। अगर हम जिस भी स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग लैंग्वेज। अगर हम अच्छी तरह से हिंदी, इंग्लिश को समझ लेते हैं तो पूरे देश में हम अपनी जो मातृभाषा उसको ना छोड़ के इन भाषाओं को भी साथ में रखेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब तक विचार आदान प्रदान नहीं होगा, हम एक दूसरे के विचार समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारी सभ्यता और संस्कृति विकास नहीं कर पाएगी। तो अभी मैं आपको एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा मराठा जी, रायगढ़ के बारे में आपका क्या ख्याल? रायगढ़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? रायगढ़ हमारी मराठों की राजधानी है, पहली बात। और स्वराज्य क्या है? स्वराज्य हे हिंदवी स्वराज्य हवे इतर स्त्रीची इच्छा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे ब्रीद वाक्य। और आज के मराठी की जो आज का मराठा है और स्पेशल महाराष्ट्र का मराठा, उसकी दिशा और दशा क्या है? अभी बिल्कुल ऐसा चालू है। दिल से बताना है। हाँ, आज के जो मराठा लोग हैं हाँ। उनकी दिशा और दशा आज क्या है? क्या आज का बोला राजनीति, जाए तो आज क्या महाराष्ट्र की राजनीति मराठों को सपोर्ट कर रही है? अभी उस पे बात की जाए तो नहीं, बहुत लंबे में नहीं, छोटे मराठों में। के वजह से हिंदवी स्वराज्य ये स्थापन हुआ है, पहली बात। अभी लेकिन महाराष्ट्र उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं, बस ये मैं बताओ। वही बोल रहा हूँ आगे। अधिकार बोले तो अभी उनको ये आरक्षण का जो अभी चालू है, सच में उनको देखा जाए तो मराठों को अभी अधिकार, आरक्षण नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं है, शिक्षण नहीं है। राजनीतिक जो लोग हैं, न्याय कोर्ट ने अभी
हाई कोर्ट ने जो 2-3 पहले स्थगिति दी थी मराठा आरक्षण को, उस पर सभी मराठा भाई ना अफसोस मतलब नाराज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बस यही बोलना है। सभी ने मिलके जो मराठों ने इतना बड़ा इतिहास रचा है अटक से लेके कटक तक, और उनको उनके साथ ये अगर ना इंसाफी हो रही है हाँ, तो ये कहीं तो बुरा हो रहा है। मुझे तो ये बहुत बड़ा बुरा लग रहा है, और इससे बहुत बड़ा बुरा होने में अपने लोगों का हाथ है। जब जब रावण की हार होती है, विभीषण साथ में रहते हैं। जब जब कभी भी धर्म की हानि होती है ना, तो हमारे ही अंदर अधर्मी, पापी, नीच, दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं। हमारे समाज के नीच और दुष्ट नेताओं की वजह से मुझे लगता है ये सब हो रहा है, और हमारे लोग बड़े बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिखराव में हैं। अनेकता हो गई है, लोगों के अंदर एकता की कमी हो गई है। तो जब तक एकता नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर स्वराज्य को बचाना है तो ऐसे समृद्ध इतिहास को, मराठा इतिहास को हमें बचाना होगा। शिवाजी महाराज के संस्कारों की रक्षा करनी होगी, और तब हो पाएगी जब हम नेताओं के चंगुल से निकल जाएंगे। नेताओं के चंगुल में फंसे रहे, अभी 20 साल का कोई लड़का रहता है तो उसको जॉब वगैरह कुछ भी नहीं रहती, नेता लोग उसको अपनी गाड़ी में बिठाते, दारू की बाटली उसके अंदर उतार देते हैं, धीरे धीरे वो उसकी आदत खराब हो जाती है और वो पूरी जिंदगी तक नेताओं का गुलाम बन जाता है। आपने कभी सुना है कुलकर्णी भाई, आपने सुना है दुबे भाई, आपने सुना है ये कौन से कितने भाई, मुंबई में कभी भाई सुने हैं? कोई ब्राह्मण भाई सुना हो या कोई और भाई सुना हो? आपने भाई सुने हैं तो मराठा, ये कौन, हे ये फलाना भाई, ये ढिंका भाई, क्यों बने भाई? सही बोल रही है। ये केवल यूज किए गए हैं। आप तो मराठा हो, आप तो बहुत योद्धा हो, आप ये कर दोगे वो कर दोगे। हम ही क्यों कर देंगे भाई? हमने पूरी दुनिया का हमने ही ठेका ले रखा है क्या? धर्म का ठेका मराठा ने उठाया, सब चीज़ों का ठेका, सभी धर्मों की रक्षा हम करेंगे, सर्वधर्म की रक्षा क्यों करेंगे? तो हमारे धर्म की, हमारे समाज की रक्षा कौन करेगा? हम सबके लिए भागे फिरेंगे तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा ना, बताइए ना। हाँ बराबर है ना, सही बोल रहे हैं राम महाराज जी। आप मान लीजिए आप हम घर में, सबके लिए भागते हैं, जब कोई भी किसी के भी ऊपर जब आ जाती है, जब कोपर्डी कांड हुआ, जब कोपर्डी कांड हुआ, ये पूरा देश, पूरे देश के हिंदू धर्म के ठेकेदार आपके सामने साथ खड़े हुए, आपका साथ दिया? कोई भी नहीं। फिर ये मराठों के साथ खेल क्यों खेला जा रहा है? बोलते हैं हम आगे आए, आगे हुए, और ऐसा कुछ तो दिखता नहीं। अभी भी कोपर्डी की जो हमारी ताई थी उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, सबसे पहली बात। उसके बाद वो ताई के बाद भी बहुत प्रकरण हुए, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले नीच लोग, ये जो कीड़े हैं जो अपने दीमक की तरह से इस समृद्ध समाज को और शिवाजी महाराज के संस्कारों को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, हाँ। तो उनसे हमें पीछा छुड़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सचमुच पीछा ही छुड़ाना चाहिए सबसे, नहीं तो नई उन्नति होगी ना, ऐसी बात है। जैसे अभी हम उन्नति रुकी हुई है, मराठों की उन्नति रुकी हुई है, जिन्होंने इतिहास बनाया उनकी उन्नति रुक चुकी है, देश ऐसा को दिख रहा है। मराठों लड़कों को आज लड़कियां नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, शिक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है, आरक्षण नहीं है। हाँ मतलब हमने इतिहास बनाया, गुनाह किया क्या? हाँ, मेरे नज़रिए में गुनाह ही है, क्योंकि जो देश की रक्षा करने वाले हैं ना, बाद में उनको पछताना ही पड़ता है। जो गद्दार लोग थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, उनको सबको फांसी हो गई, किसी को गोली मार दी गई। 7 लाख लोगों का ऑन रिकॉर्ड है भारत सरकार के पास, अंग्रेजी समय में जब उनको मार दिया गया था, काले पानी की सज़ा जिनको सुनाई गई थी। लेकिन गांधी, नेहरू जैसे गद्दारों ने देश को संभाल लिया। जो अच्छे लोग होते हैं वो तलवार चला के युद्ध में मारे जाते हैं, हथियार चलाते, शस्त्र और शास्त्र से रक्षा करने वाले समाप्त हो जाते हैं। लेकिन पीछे जो बचते हैं ना, जो नपुंसक लोग, उनके हाथों में वो गंदी सरकार उनके हाथों में चली जाती है, तो वो अपने विचार से, अपनी विचारधारा से समाज को चलाते, देश को चलाते, तो देश भ्रष्ट हो जाता, देश नष्ट हो जाता। आज वो देश, वो स्वराज्य नष्ट ही हो चुका है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए मैं सभी मराठा लोगों से, सभी जो धर्म प्रेमी लोग हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप एकता के सूत्र में बंधिए। यूनियन इज स्ट्रॉन्ग, एकता में बड़ा बल है, बड़ी ताकत है। चाणक्य ऋषि ने कहा था, कलयुगे संघे शक्ति। क्यों कहा था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संस्कारों से वो ओतप्रोत थे। उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को समझा था, उन्होंने भगवान राम को समझा था। तो जो लोग अपने महापुरुषों को समझते हैं तो वो कभी गलती नहीं खाते।
और अब जो धर्म के नाम पे ठेकेदारी चालू है ना, उसमें भी अहित ही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बड़ी लंबी खींच दी आज हमने। तो अभी एक आप महाराष्ट्र के मराठा भाइयों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सब ने एक होना है। पहली बात, सब एक हो जाएंगे तब आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आ सकती। जब तक आप स्वार्थपना या मैं ये अलग हूँ ये सब छोड़ देंगे तब तक आपकी एक ही नहीं बन सकती। जब आप एक हो जाओगे, पहले जो मराठी मावड़े थे वो सब पहले एक थे। आज के मराठी सिर्फ खुद का सोचते हैं लोग, इसलिए इसके वजह से जो दूसरे लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं। ये नहीं करना चाहिए और सबने एक होकर अपने धर्म समाज के लिए लड़ना चाहिए। यही भविष्य के लिए आप सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्वराज्य के लिए सोचें, मानवता के लिए सोचें कि आज जो देश के हालात हैं, अगर ऐसे चलते रहे ना तो ये देश टूटने में, बिखरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि हर इंसान अपने में एक बड़ा सूरमा है, अपने को बहुत कुछ समझता है, अपने आप को छत्रपति मान बैठा है। किसी को प्यार से भाऊ बोल दिया तो वो मुँह में ताव देने लगता है कि सब लोग मुझे नमस्ते करे, भाऊ बोले। अरे इज्जत आपको दी जाती है तो आप भी दूसरों को इज्जत दो। इज्जत ऐसी चीज़ है जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ तो आप भी मुझे देंगे, और मैं ही आपको इज्जत नहीं दे रहा तो आप मुझे कितना महत्व क्यों देंगे। तो हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, तभी हमें इज्जत मिलेगी। इज्जत तो फ्री मिलती भाई, आप बांटना सीखिए, आपको मिलेगी। तो ज़्यादा मुझे लगता काफ़ी कुछ हो गया है समय, और इसके बाद फिर कोई मराठा भाई फिर पानीपत की धरती पर आएगा। अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं अपने घर लेके आऊँगा, अपना गांव दिखाऊंगा उसको, और अपनी यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है, यहाँ का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, उनसे उसको अवगत कराऊंगा, उनको उसके बारे में रूबरू कराऊंगा। तो यही मेरा काम है, एक मराठे को दूसरे मराठे से मिलाना, एक भाई को दूसरे भाई से मिलाना। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि आज मेरी किसी को ज़रूरत है तो मैं वहाँ पहुँच ही जाता हूँ। जितना मेरे में सामर्थ्य है मैं उतना कर लेता हूँ। मैं कोई इतना बहुत बड़ा वो 30 मार का तो हूँ नहीं, और इतना बड़ा अमीर आदमी भी नहीं हूँ कि बहुत कुछ कर पाऊँ। लेकिन आप जैसे भाइयों से ना, जैसे आप जैसे भाई मिलते हैं तो मेरी अंदर की ओर एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे मुझे काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। तो सभी भारतवासियों को, सभी मराठा भाइयों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। माँ जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, आपकी सभी की उन्नति हो, आपकी सेवा और साधना में तरक्की हो, आप अपने अधिकारों को अपनी ताकत से छीन लें, क्योंकि मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। दोस्तों, आज हमें अपने अधिकार लेने का बड़ा उचित समय आ गया है। और मैं सभी मराठा भाइयों से, महाराष्ट्र के विशेषकर भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये जो अभी आंदोलन शुरू हुआ है ना, इससे बच के रहें, कहीं आगजनी ना करें, किसी की दुकानें ना लूटें, क्योंकि आपका नाम लेकर बहुत सारे ये चोर हुचक्के लोग हैं ना, जो आप पे SC एक्ट लगाते हैं, ये लोग आपका नाम लेके, मराठाओं का नाम लेके लोगों से चोरी करेंगे, लोगों की दुकानें लूटेंगे, और वो केस सारे के सारे आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। इसीलिए आप दंगा फसाद बिल्कुल ना करें। जो भी काम करना सोच के करें, दिमाग से करें, गणिमी कावा से करें, समझे ना। ये आप डायरेक्ट कुछ भी करते। अभी संभाजी बीड़ी निकाली हुई थी 80 साल से, उसके ऊपर हमारे कई भाइयों ने आमरण अनशन किया, यानी कि अपने प्राणों का त्याग करने तक की क्षमता उनमें थी। उन्होंने ऐसा काम किया, बारिश में भीगते रहे, पुलिस ने उनको अंदर डाल दिया, फिर भी वो अनशन पर बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए, उन्होंने भूख हड़ताल नहीं छोड़ी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। प्लस में हमें उसके ऊपर केस डालना चाहिए था शुरू में, फिर उसके बाद हमें अनशन करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें सफलता की ओर बढ़ना है तो हमें संख्या बढ़ानी होगी, समझे ना, हमें संख्या बढ़ानी होगी। ये वही देश है जिस देश में कोरोना काल आ रहा है, तो मुस्लिम लोगों ने कितना दंगा फसाद देश के अंदर किया, कोरोना बम बन के वो लोगों के ऊपर टूट पड़े, और दिल्ली के अंदर 2-2.5 महीने तक लगातार दिल्ली की और हिंदुस्तान की और हमारी सभ्यता संस्कृति की वाट लगाते रहे। और भारत की अंधी बहरी सरकारें, चाहे कोई भी सरकार, अभी एक BJP भी बहुत नीच सरकार है,
उनके पिछवाड़े में गोली नहीं मार देती तो ये काम नहीं होता, उनके सीधे सीने में गोली ठोकती तो अच्छा होता। तो जो दुश्मन कोई भी रहे उसको सीधी गोली मार देनी चाहिए। वहाँ तो उन्होंने डंडा चार्ज नहीं किया, लेकिन हरियाणा के किसानों के ऊपर, धरती पुत्र के ऊपर, जो धरती का सीना फाड़ के पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाते हैं, अन्न देते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने वाली ये बीजेपी सरकार भी घटिया है। जो घटिया है उसको घटिया बोलना चाहिए। धर्म का रास्ता वही है, धर्म का मार्ग वही है जो सत्य को सत्य बोले। हम और आप सभी किसी ना किसी पार्टी को जरूर वोट देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी नीचता को सहन करेंगे, उसके जघन्य अपराध को सहन करेंगे। आज जो ये हरियाणा का किसान तड़प रहा है ना, कल ये महाराष्ट्र के अंदर भी किसान तड़प रहा था, कुछ समय पहले यूपी का किसान भी तड़प रहा था। सड़कों के ऊपर दूध, ऐसे कांदा, ऐसे बहुत सारे फल फ्रूट सब्जियां ऐसे बिखेर दी गई थी। क्यों? क्योंकि इतना आक्रोश हो गया था। उनको खेतों में सड़ाएं, उससे अच्छा है सड़कों पे सड़ाएं ताकि लोगों के सामने तो आए। तो किसान की दशा बहुत, ये सारी की सारी सरकारें चोर लुच्ची लपंगी सरकारें हैं। इनसे बचिए, अपनी यूनियन बनाइए, अपनी एकता बनाइए। जब तक आप एक नहीं होंगे ना तो ये सरकार, ये गुंडे, ये लोग, ये आपको ऐसे चूसते रहेंगे हरामी। तो मुझे इन हरामियों से कोई लेना देना नहीं। जो नीच लोग हैं, जो नीच नेता हैं, गुंडे बदमाश हैं, जो देशद्रोही हैं, जो देश को तोड़ने वाले, चाहे मुस्लिम हैं चाहे वो भीमटे हैं, हमें उनसे कोई लगाव नहीं। कोई भी जो गलत करता है वो स्वराज्य के खिलाफ, और स्वराज्य उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। हम मराठा हैं और हम स्वराज्य के साथ हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के साथ हैं। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो के माध्यम से हमारे विचार भी खुल के सामने आए हैं लोगों के प्रति। लोग क्या हैं, पानीपत क्या है, महाराष्ट्र क्या है, इस पे जो चिंतन हुआ है, मैं चाहूँगा कि मेरे काफ़ी भाई से कुछ समझें, सीखें कि भाई हमारे हरियाणा में पानीपत में कितने गांव हैं, कैसे कैसे गांव हैं, अभी उनका क्या खान पान है, क्या रीति रिवाज है। तो अगर जिस भाई को हमसे कोई कांटेक्ट करना है या पानीपत के बारे में पूछना है तो हमारा कांटेक्ट नंबर लीजिए 8053439397। दोबारा से मैं बोलता हूँ 8053439397। तो ये मेरा नंबर है। आप किसी भाई को अगर कांटेक्ट करना है, यहाँ के बारे में माहिती जानकारी लेनी है तो आप कृपया ले सकते हैं। जय भवानी, जय जिजाऊ और जय शिवराय मेरे दोस्तों। राम राम मावड़ो। वो सेव करके रखिए। हो गए।